नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है या उनका मर्डर हुआ है, इस सवाल का जवाब तलाशने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई जुटी हुई है। सीबीआई ने इस मामले में सुशांत के कुछ नजदीकियों से पूछताछ की है। सुशांत के घर वालों ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी पर शक जताया है। पिठानी से पूछताछ हो चुकी है, जबकि रिया से जल्द ही एजेंसी पूछताछ कर सकती है। इस बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच पर भरोसा जताया है। People who have claimed themselves to have opened the keys. So somebody is saying that the key wala was called at 1:05, whereas Sushant was already found dead at 12:25. So these are very serious inconsistencies in the chavi wala. So let's see, let the CBI see all this and then take a final call of how and what happened in the last few hours of Sushant Singh Rajput. Prima facie, you are finding that it's the right direction. We are satisfied that it is in the right. यूपी में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर के एक बार फिर से विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में पत्रकार की हत्या को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सूबे में पत्रकारों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर के यूपी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने राज्य में पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अपराध को लेकर के योगी सरकार के रवैये को निंदनीय बताया है। इस कड़ी में अब बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सिर्फ यूपी को बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं है, उनकी बस बयानबाजी करने की आदत है। ये मायावती जी के पास और प्रियंका गांधी जी के पास सिर्फ यूपी को बदनाम करने के अलावा कोई काम नहीं है। सिर्फ जहां यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, वहां मायावती जी और प्रियंका जी सिर्फ बयानबाजी कर रही। योगी जी के राज में कोई भी अपराध अगर होगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। अपराधी को करारा जवाब यूपी की पुलिस दे रही है और इसलिए सिर्फ बयानबाजी करना ये इनकी आदत हो गई। देखिए, नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम है उसमें जितने प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं सब लिया गया है। सेंटर बढ़ाए गए, कहीं पर किसी को भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। और मैं मानता हूं कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे सरकार उनका पूरा ध्यान रख रही है, उनको कोई आगे खतरा ना हो इससे, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। और हमारी भी शुभकामना है वो बच्चे एग्ज़ाम दें। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवानों की शहादत को करीब 1.5 साल हो गया है और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से दायर चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर का नाम शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की शह पर हमला करने का जिक्र किया गया है। इस मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट जम्मू की अदालत में दायर की गई है। इस कड़ी में रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान की 13,500 पेज का चार्जशीट पुलवामा अटैक के परिप्रेक्ष्य में जैश ए मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के खिलाफ फाइल करने जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, ये तो सच है ही कि जेईएम और जेईएम चीफ मसूद अजहर इन्वॉल्व था पुलवामा अटैक में। इसके दो फायदे हम लोग को उठाने चाहिए। जब ये पूरी तरह से चार्जशीट फाइल हो जाता है तो इसके प्रूफ जो है वो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी कॉपी दिया जाए और सन 2021-2022 में हिंदुस्तान एक सदस्य होगा जो 10 नॉन परमानेंट सदस्यों का समूह होता है UNSC में, उसमें एक सदस्य बन जाएगा टर्म 2021 और 2022 के लिए। वो उपयुक्त समय होगा, उपयोगी समय होगा, जबकि पाकिस्तान को पूरी तरह से हमको कॉर्नर करना चाहिए। हिंदुस्तान को UNSC में मुद्दा उठाना चाहिए और 2 प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहिए। और दूसरा कि पाकिस्तान को UNSC आतंकी नेशन राष्ट्र घोषित करे और विश्व के आतंक का केंद्र बिंदु घोषित करे। ये करने से पाकिस्तान पे दबाव आएगा। हाँ, इस बात को मैं समझता हूँ कि इस बात पे भी पाकिस्तान कहेगा कि एडिशनल प्रूफ की ज़रूरत है, सबूत कहाँ है। तो जैसे वो
कसाब के केस में, जैसे 26/11 के केस में इतने डोजियर देने के बावजूद पाकिस्तान मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये बदमाशी पाकिस्तान से निकला है। तो इस केस में भी वो केस को बहकाने की कोशिश करेगा, गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेगा, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र पूरा विश्व जानता है। हमको इस मौके का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान का क्रूर चेहरा, उसका पर्दाफाश करना है। वो जो नकाब कभी कभी पहनने की कोशिश करता है कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ आतंक की घटना नहीं की, उसको पूरी तरह से एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान को जब तक हम लोग ब्लैक लिस्टिंग करने में सफल नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान घुटने नहीं टेकेगा, और जब तक हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र नहीं घोषित करवाएंगे तब तक पाकिस्तान संभलने वाला नहीं है। और इस दौड़ में हमको चीन को भी आर्थिक रूप से पेट में लात मारना पड़ेगा, और जब बार्गेनिंग की बात होगी तो चीन के साथ बार्गेनिंग का ये भी। कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन में बदलाव के मुद्दे पर सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की करीब 7 घंटे तक बैठक हुई है और इस बैठक में मंथन के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी बहस हुई है। 7 घंटों के मंथन के बाद आखिरकार ये तय किया गया कि फिलहाल पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगी, जिसे लेकर के हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कांग्रेस के 23 नेताओं का एक पत्र केंद्रीय आलाकमान के पास जाता है और उसके बाद पूरे कांग्रेसी खेमे के अंदर खलबली का माहौल है। हालांकि सीडब्ल्यूसी की बैठक हो चुकी है, फैसला भी ले लिया गया है कि अगले 1 साल के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आएगी। लेकिन सवाल बहुत से हैं क्योंकि पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और अब पार्टी आलाकमान में सीधे तौर पर बड़े सवाल हैं क्योंकि पहले राजस्थान में इसी तरह का माहौल देखने को मिला, मध्य प्रदेश में यही माहौल देखने को मिला, पंजाब की बात करें वहाँ पर अब ये हालात देखने को मिल रहे हैं जब लीडर जो हैं अपने सीनियर्स के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब पार्टी आलाकमान, लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है। देखिए, कांग्रेस चाहे आलाकमान हो चाहे कांग्रेस की विचारधारा, हमारी ये मजबूती कोई हमसे नहीं ले सकता। जहाँ कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण इधर उधर देखते हैं, उनकी जगह न जाने और कितने कांग्रेस के सिपाही पैदा हो जाते हैं। मुश्किलों का सामना हमने बहुत बार किया है इतिहास में, एक बार नहीं अनेकों बार, और हर बार कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होकर निकली है। सोनिया जी के खुद नेतृत्व जो पहले कहते थे उनके बारे में न जाने क्या क्या, 2 बार सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और उसके अलावा मैं तो कहती हूँ कि सरकार की भी बात नहीं, आज के दिन कोई अगर नेतृत्व किसी का रिस्पेक्ट से, आदर से कोई लेता है देश भर में तो वो सोनिया जी का नाम लेता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी मजबूत है, मजबूत रहेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी लोभ दे या किसी तरह की राजनीति करे, क्योंकि इनको गांधी नेहरू खानदान से जिस तरह से ये एलर्जी करते हैं और सोचते हैं कि इस परिवार को कमज़ोर करेंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता। कांग्रेस इस परिवार के साथ खड़ी है और इस परिवार ने देश के लिए अनेकों बार कुर्बानियाँ दी हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं, कांग्रेस और मजबूत रहेगी। लेकिन सीधे तौर पर जो मांग उठी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, चुनाव होना, परिवार के पास कुर्सी नहीं रहनी चाहिए, औरों को भी कहीं ना कहीं इस कुर्सी के अंदर हिस्सेदारी देनी चाहिए जिन्होंने लगातार इसके लिए कहीं ना कहीं परिश्रम भी किया और पार्टी को आगे भी लेकर गए। मुझे नहीं लगता ऐसा कहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि जब भी सोनिया जी बने हैं या राहुल जी बने हैं तो उन्हें कांग्रेस पार्टी ने इलेक्ट किया है तभी वो हमारे नेता बने हैं। तो ऐसा नहीं है, इलेक्टेड नेता रहे हैं और इनका नेतृत्व हमारे लिए बहुमूल्य है और हम इनके साथ पूरे देश की पार्टी इनके साथ। ये जो 23 नेता हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसमें कुछ पंजाब से हैं, कुछ अन्य राज्यों से, हरियाणा से भी, चलिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी के हाथों में इन नेताओं को नहीं खेलना चाहिए। बहरहाल देखना ये होगा कि इनके बयान के बाद जो वो 23 नेता हैं वो क्या पलटवार करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन मजीद के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के काफिले पर हुए हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने मंगलवार को 5000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो फाइल तैयार की है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस चार्जशीट में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर रऊफ असगर का नाम बतौर आरोपी शामिल किया गया है। एनआईए ने अपनी जांच में यह पाया है कि हमले में इस्तेमाल किए गए 20 किलो आरडीएक्स को पाकिस्तान से लाया गया था और इस मामले को लेकर के बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये एफआईआर और ये एक्ट बहुत दूर कर जाएगी। बहुत तसल्ली है और खुशी है क्योंकि एनआईए एक्ट में जो 2019 में बदलाव लाए गए थे उसके बाद ये पहला केस है अपने किस्म का जिसमें देश के बाहर रहने वाले जो आतंकवादी हैं उनको घेरने का पूरा प्रबंध किया गया है। आज ये एक्ट तो 2008 में बना था लेकिन इसके पास जो ताकत चाहिए वो ताकत नहीं थी क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अटैक करता था। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो अपने आप तो नहीं चलते, उसके पीछे कुछ दिमाग कुछ लोग होते हैं और जब तक आप टेररिस्ट को नहीं पकड़ेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन बदलता रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बंद करेंगे वो दूसरा खोल देगा, दूसरा तीसरा खोल देगा। तो इसलिए उन लोगों को पकड़ना बहुत आवश्यक था, चाहे वो हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, इश्तियाक है, बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए। तो पुलवामा के अंदर जो ये एफआईआर दर्ज होगी जिसमें पूरी एविडेंस प्रूफ सब कुछ जो है सरकार पेश करने जा रही है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है। ये बहुत दूर तक मामला जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे यूएन की बॉडीज हैं या अन्य बॉडीज हैं जो कि आतंकवाद पर काबू पाने के लिए काम करती हैं, लेकिन जब तक हम एक आतंकी को आतंकी नहीं कहेंगे, डेजिग्नेट नहीं करेंगे तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा और इसलिए ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। साथ ही इस एक्ट ने 2019 में बहुत सारे अन्य अपराधों को भी एनआईए के जो शेड्यूल्ड एक्ट है उसके शेड्यूल में डाला है, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग, बच्चों का या औरतों का जो देह व्यापार करते हैं, ड्रग्स का जो काम करते हैं या पैसे को हवाला करते हैं, क्योंकि जो भी आतंकी हैं वो पैसा ऐसे ही जनरेट करते हैं, वो उनका पैसे का तरीका ही ये सब एजेंसीज उल्टे सीधे काम करने का है। तो जब तक आप उन कामों को डील नहीं करेंगे तब तक आप आतंकियों से डील नहीं कर सकते। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तसल्ली है कि पुलवामा केस में इतनी डिटेल्ड जो है काम हुआ, क्योंकि 2008 में जब मुंबई अटैक हुआ तो ये एक्ट बनाया गया लेकिन इस एक्ट में ताकत नहीं थी जिस ताकत की ज़रूरत थी। 19 में जो बदलाव आए हैं उससे इसकी क्षमता और ताकत बढ़ी है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने का और उन कोवेनेंट्स को लागू करने का मौका मिला है। और आज मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान तो ऐसा देश है जहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 40,000 आतंकी उनके अपने देश में हैं। तो 40,000 तो वो मानते हैं और यूएन एजेंसीज और तमाम लोगों की तरफ से है कि वहाँ 60,000 आतंकी हैं। तो 60,000 आतंकी जिनके नाम पते आपको सब कुछ पता है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत को तो इसकी जानकारी लेनी होगी और इस पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और जिसमें ये एफआईआर और ये एक्ट बहुत दूर तक जाएगा। सोमवार को हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन 6 महीने के बाद नए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि हर दल में इस तरह का विमर्श होता ही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी कोई वैकल्पिक रास्ता निकालती है तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल की बैठक अगर आप देखें तो लोग इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन करें, हर दल में इस तरह का विमर्श कभी न कभी होता है। मुझे स्मरण है जब भाजपा 2 सीटों पर सिमट गई थी, इस तरह के बहुत सारे विमर्श होते थे। आज कई लोग अनायास सायास कांग्रेस को सलाह देते हैं। हमारा मानना है कि सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर इस तरह के वैकल्पिक विमर्श के बीच में एक रास्ता निकालते हैं देश को एक विकल्प के देने के लिए, तो मैं समझता हूँ हम सबको उसका इंतजार। देखिए, मैं तो सीधे तौर पर मैंने वही बात कही कि जरूरी नहीं है कि कई दफा विरोध, असहमति बुरे दौर में ले जाए पार्टी को। असहमति और विरोध के बीच में जब कोई रास्ता निकले, और जो उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क में जो मैंने सोनिया जी का सुना कि वी आर अ लार्ज फैमिली, सम पीपल माइट डिसएग्री बट वील वर्क टुगेदर,
उसमें मंत्र छिपा पड़ा। उमा भारती जी जाहिर है विपक्ष में है, कांग्रेस से लड़ी हैं जिंदगी भर, तो ऐसा कहेंगी, लेकिन उमा भारती जी को मैं स्मरण कराना चाहूंगा कि किसी भी दल के लिए अर्श से फर्श की यात्रा इतिहास तय करता है। आप कहाँ थे सन 85 में, आज आप कहाँ हैं? लोकतंत्र में ऐसा होता है, रथ का पहिया घूम जाता है, तो ये स्मरण रहे, सनद रहे। मेरा मानना है कि सिर्फ प्रियंका जी नहीं है, आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, लोग चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है उत्तर प्रदेश के लिए। और मैं तो उन लोगों को से हैरान हूं जो उनको बेस्ट सीएम का खिताब देते हैं। न जाने कौन से लोगों से सर्वे करते हैं, न जाने किससे बात करते हैं। कभी जाके देखा कि आगरा में क्या हो रहा है, कानपुर में क्या हो रहा है, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है, गाजीपुर में क्या हो रहा है, गोरखपुर में क्या हो रहा है, बलिया में अभी क्या हुआ? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश शायद जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बेहतर विकल्प बीजेपी। कोरोना काल में गाड़ी चला रहे कई लोगों ने अब तक ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया होगा। ऐसे वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी है। मतलब ये हुआ कि फरवरी के बाद एक्सपायर हो चुके दस्तावेज अब साल के अंत तक मान्य रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या आने वाले दिनों में या सप्ताह में वो समाप्त हो जाएंगी, वो 31 दिसंबर 2020 तक वैध माने जाएंगे। वहीं इससे पहले मार्च और जून में डेडलाइन बढ़ाई गई थी। आखिरी बार जून में भी 30 सितंबर तक के लिए राहत दी गई थी, जो अब साल के अंत तक के लिए कर दी गई है। यूपी के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन करने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हाल ही में ये कहा था कि 70 एकड़ भूमि को ध्यान में रख करके राम मंदिर का नक्शा पास कराया जाएगा और ये बाद में तय होगा कि क्या चीजें कहां पर बनेंगी। बता दें कि ये चबूतरा राम मंदिर मॉडल के बीचों बीच आ रहा है और नए नक्शे के हिसाब से काफ़ी चीज़ों में बदलाव होना है, जिसके चलते मौजूदा समय में राम चबूतरे को तोड़ा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 4 में लोगों को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार राजधानी में मेट्रो चलाने का फैसला कर सकती है। इसके लिए गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। हालांकि जब मेट्रो शुरू होगी तो लोगों को कई सारे नए नियमों का पालन करना होगा। खासकर मेट्रो में एंट्री करते वक्त थर्मल स्कैनिंग से लेकर के चेकिंग तक में काफ़ी बदलाव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और बता दें कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऐसे में मेट्रो यात्रियों से लेकर के सुरक्षा कर्मियों तक को कई तरह की गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना होगा। यूपी के बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या के मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और परिजनों से उन्होंने संवेदना जताई और भी दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है और कहा गया है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के ऋषिकेश स्थित नवनिर्मित मुख्य रेलवे स्टेशन का पर्यटन सचिव के साथ निरीक्षण कर इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने साथ नए पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर समेत सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहर से आने वाले पर्यटक को उत्तराखंड भ्रमण से
पूर्व स्टेशन पर उतरते ही पूरी जानकारी मिल जाए और स्टेशन पर ही पर्यटन को उत्तराखंड के फूड और मिठाइयों के विषय में पता चल जाए। हम लोग दोबारा आए हैं, हमारे सचिव जो हैं पर्यटन यहाँ आए हुए हैं और हमारे ADRM आए हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो है वाकई जायजा लेकर के और कैसे इसको हम टूरिज़्म कैसे इसको डेवलप कर सकता है उसकी पूरी प्लानिंग की जाए और निश्चित रूप में ये रेल विभाग इसको अनुमति देगा तो उनसे भी टाई अप हो जाएगा, तो इसलिए दोनों बड़े सीनियर मोस्ट हमारे अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो निश्चित रूप में इसमें काम शुरू हो जाएगा और अच्छी चीज़ जितनी जल्दी शुरू हो जनता को लाभ मिलता है, क्षेत्र को लाभ मिलता है। सर किस रूप टूरिज्म के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, जो पहाड़ के अंदर हमारे ट्रैकिंग हो गया, एंगलिंग हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया और जो भी हमारा धार्मिक टूरिज्म हो गया, चारधाम यात्रा हो गई और भी हमारी जो शाक्त सर्किट हमारा बन रहा है और शैव सर्किट बन रहा है, वैष्णव सर्किट बन रहा है, डांडा नागराजा सर्किट बन रहा है, नाग देवता का सर्किट बन रहा है और गोलू देवता का सर्किट बना रहे हैं। तो ये सारे सर्किट्स को हम यहाँ पर पब्लिसाइज करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि उत्तराखंड में कितना कुछ देखने को है। महाराज जी को पूरे कियोस्क बनेंगे, मैंने आपसे कहा कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्रोशर्स मिलेंगे, कियोस्क मिलेंगे, वो ऑनलाइन भी देख सकता है, मतलब हर तरह से इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अगर वो कोई क्वेरी भी जानना चाहता है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं लोगों के साथ कितना टाइम लगेगा क्या है, तो वो आदमी उसको। पंजाब के एक मंत्री और 2 विधायकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र 28 अगस्त को होना है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने मंगलवार को कहा है कि उनके इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अरोड़ा ने अपने फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से जांच कराने का अनुरोध भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। होशियारपुर सीट से विधायक अरोड़ा राज्य के चौथे मंत्री हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। इस बीच राजपुरा से कांग्रेस विधायक हरदयाल कंबोज और सनौर से अकाली विधायक हरिंदर पाल सिंह चंदू माजरा के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दोनों विधायकों के भी जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। हरियाणा विधानसभा सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है और जिसमें एंट्री के लिए विधायकों का कोरोना टेस्ट उनके गले की फांस बन गया है। 90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत 7 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मानसून सत्र को लेकर के डिप्टी स्पीकर रणवीर रंगवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। माननीय स्पीकर साहब की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि सभी हमारे जो विधायक है, मंत्री है, सीएम साहब है, सबका कोरोना टेस्ट होगा और अब तक तमाम जो 90 के 90 हमारे विधायक मंत्री आ गए इसमें सारे, तो उनका टेस्ट हो चुका है और उसके अंदर अभी सीएम साहब का और स्पीकर साहब समेत टोटल 6 हमारे जो विधानसभा के मेंबर हैं उनका कोरोना पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट सबकी आ गई। उसके अंदर 6 लोगों का जो है ये कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाया गया है। मैं अभी तक मतलब अभी रिपोर्ट पेंडिंग है कि नहीं, रिपोर्ट आ गई सबकी, टोटली रिपोर्ट आ गई। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि सीएम साहब, स्पीकर साहब और हमारे और जो 4 मेंबर हैं वो जल्द स्वस्थ हों और जल्द ही उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए। और इसमें जैसे अब तक हमारे पास टोटल 15 विधायकों 15 दिन पहले जो समय सीमा होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर टोटल 187 तारांकित प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उनका ड्रा निकाला जा चुका है 187 और माननीय
विधायकों से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृत। बिहार में 6 सितंबर तक जारी लॉकडाउन के तहत प्रावधानों में कुछ बदलाव किए गए हैं और नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में मंगलवार से बसों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा और साथ ही सब्जी और मांस मछली जैसी जरूरी चीज़ों की बिक्री के समय में भी बदलाव किया गया है। और सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक में ये फैसले लिए गए थे और लॉकडाउन के अन्य प्रावधान पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और वहीं बस सेवा शुरू होने से यात्रियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। दिया है तो अच्छा दिया है। मेंजर इसमें सोशल डिस्टेंस के कुछ पालन होनी चाहिए, बस में कुछ सैनिटाइजर के पालन करना चाहिए बसों का, कि पब्लिक कौन सी कैसा चल रहा है, किसको अंदर तो बीमारी है क्या है वो नहीं जान सकते। इसके कि बस जो भी चलाएं, भाड़ा बढ़ाएं, कोई भी ये स्थिति बढ़ा के भी चेक करा सकते हैं। मेंजर जो भी सैनिटाइजर करके चलाएं बस। मेरे से यही निर्देश है कि गवर्नमेंट से कि जो भी बस के परमिशन दे उनको सैनिटाइजर के परमिशन दे, कि सैनिटाइजर करके परमिशन करके चलाए, आगे चल के दूसरे को ये रोग नहीं फैलना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, अभी बैठा रहे तो अपने को तो जाना है, जहाँ पर अपने को जाना है वहाँ पर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक लड़के को कथित तौर पर लाठी से मारते हुए दिख रहे एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। ये घटना शनिवार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के RK पुरम में हुई है और इस वीडियो में एक अन्य पुलिसकर्मी भी पास में खड़ा हुआ नजर आ रहा है और एक कांस्टेबल बच्चे को बुरी तरह से लाठी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने बताया है कि मामले में कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं और वीडियो में रात की ड्यूटी पर तैनात एक कांस्टेबल एक लड़के को डंडे से मारता हुआ दिख रहा है और एक अन्य पुलिसकर्मी वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं मामले के तूल पकड़ते ही पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने यह कहा है कि मामले के बारे में पता चलने पर हमने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है और मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उसके आधार पर ही उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाने और नाबालिग को ब्लैकमेल कर बीते दिनों दोबारा यौन संबंध स्थापित करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में उन्हें पेश किया गया। बता दें कि काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को ये तहरीर दी और उसमें बताया कि 6 जुलाई की रात में जब उसकी नाबालिग बेटी छत पर सो रही थी तभी पड़ोस में रहने वाला राजू उसकी छत पर आया और उसके नाबालिग बेटी के साथ उसे डरा धमका करके यौन संबंध बनाए। इसके बाद किसी को बताने पर उसे बदनाम करने की धमकी देकर वो चला गया। देखिए, कल कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक महिला द्वारा
तहरीर दी गई है कि उसकी बेटी के साथ गांव के ही राजू नाम के लड़के द्वारा दुष्कर्म किया गया है जुलाई के माह में, और 23/8 को दोबारा ये प्रयास किया गया। इस संबंध में उसके द्वारा तहरीर दी गई और तहरीर में ये भी दिया गया कि एक साथी गांव का लड़का जो दीपक है उसके द्वारा लड़की से इस घटना को छुपाने के लिए उसके एवज में पैसे वैसे की मांग भी करी गई है और पैसे लिए गए हैं। इस संबंध में काशीपुर कोतवाली में आईपीसी की धारा 376, 384 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा। यूपी के बिजनौर में 3 बच्चों सहित महिला के नहर में कूदने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर एक महिला नहर में अपने बच्चों के साथ कूद गई। वहीं स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू जारी है और गोताखोरों ने एक बच्चे को नहर से बाहर भी निकाल लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर पुलिस की टीम और ग्रामीण भी मौजूद रहे। एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान के झूठों से पर्दा उठाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन की ओर से ये कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भाड़े के आतंकी रखे हुए हैं और पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि हम दशकों से सरहदों पर फैलाए जा रहे आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस पर भारतीय कमीशन ने यह कहा है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा प्रायोजक अब भारत पर ही आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा रहा है। कमीशन ने यह कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषित किया है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हैं, जिनमें से कई का पाकिस्तान में दबदबा है। और बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये माना था कि उनके देश में 40 से 50 हजार आतंकी मौजूद हैं। जर्मनी ने पाकिस्तान के एक अनुरोध को ठुकरा करके उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने जर्मनी से अपनी पनडुब्बियों को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए AIP सिस्टम देने का अनुरोध किया था, लेकिन जर्मनी ने मना कर दिया है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल की अध्यक्षता वाले सिक्योरिटी पैनल ने यह फैसला लिया है। मामले से जुड़े लोगों ने यह बताया है कि जर्मनी की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने फैसले से पाकिस्तानी दूतावास को 6 अगस्त को ही अवगत करवा दिया था। दरअसल पाकिस्तान ने जर्मन से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम मांगा था ताकि वो अपनी पनडुब्बियों को रिचार्ज कर सके और लंबे वक्त तक पानी के अंदर रह सके। पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों को अपग्रेड करने का भी काम कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि वर्ल्डोमीटर में पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,38,00,000 से अधिक है, जिसमें 8,17,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। अब तक 1,63,00,000 से अधिक मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 66 लाख से अधिक है। बता दें कि भारत तीसरा देश है जहां पर 30 लाख से अधिक मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इससे पहले अमेरिका और ब्राजील में 30 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली के शालीमार इलाके में चावला चिकन कॉर्नर के बाहर बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर दी। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। यह घटना रविवार देर शाम की है और बता दें कि इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 बदमाश दुकान के बाहर हवाई फायरिंग कर रहे हैं और उसी दौरान वहां पर हड़कंप मच जाता है। वहीं पुलिस के मुताबिक बदमाशों का यह गैंग फिरौती के लिए रेस्टोरेंट के मालिक को धमका रहा था और डराने के मकसद से ही उन्होंने हवाई फायरिंग की है। फिलहाल वारदात के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गैंग की तलाश में जुट गई है। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल राज्य के जींद जिले में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें से कुछ तो हॉस्पिटल का स्टाफ है और एक डॉक्टर है।
बता दें कि अब तक पूरे जिले में 27,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की गई है, जिसमें से जिले में एक्टिव केस की संख्या 129 हो गई है और 8 मरीजों को जींद के हॉस्पिटल में 60 बेड की और 4 वेंटिलेटर की सुविधा है। और बता दें कि हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने जींद के डॉक्टर आदित्य दहिया से खास बातचीत भी की है। जींद में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हर रोज जो है नए मामले सामने आ रहे हैं। आज भी जो है 21 नए मामले सामने आए हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ जो जींद के डॉक्टर आदित्य दहिया डीसी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हालात है जींद जिले के, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है? इस समय जींद में आज तक 477 केस टोटल आए हैं, जिसमें से 119 अभी एक्टिव केस हैं, बाकी सब मरीज ठीक होके जा चुके हैं। और साथ में जींद में 28,470 अब तक हमने सैंपल कराए हैं। डेली लगातार हम 1000 सैंपल पर डे अब करा रहे हैं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा हमने सुधार किया है। और एक ये जो इसमें बात निकल के आई है कि जींद का सैंपल पॉजिटिविटी रेट है वो केवल 1.7% है, जो पूरे हरियाणा में सबसे अच्छा है। जिलों में है जिनमें कम केस हैं, तो इसी तरह आगे भी रहे तो हम इसके लिए प्रयासरत हैं। सर पूरे जिले की अगर सैंपलिंग की बात की जाए 27,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की गई है, जिसमें से सर आज भी नए 21 केस नहीं आए और इसमें से सर करीबन जो है आज की बात की जाए तो 129 एक्टिव केस हो गए जींद जिले में और 8 मेडिकल में एडमिट है। जी बिल्कुल जी, ये आंकड़े आपके सही हैं कि 119 एक्टिव केस हैं, 8 लोग भर्ती भी हैं। जो लोग भर्ती हैं हम उनको लगातार चेक कर रहे हैं। होम आइसोलेशन वालों से भी हम लगातार संपर्क में हैं। हमारी उम्मीद है कि हम सभी मरीजों को ठीक कर सकें, कोई भी यहाँ पे मृत्यु ना हो, इस तरह का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, जींद के जो डीसी हैं डॉक्टर आदित्य दहिया, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे जिले में जो है 27,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की गई है और एक्टिव केस की बात की जाए तो 118 पूरे जिले में एक्टिव केस है और जिले में जो है मौत का आंकड़ा है जो 6 लोगों की इसमें जान भी गई है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज़, जींद। यूपी के बुलंदशहर में लदपुरा गांव में जमीनी विवाद के चलते दबंगों ने युवक के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि कुछ लोग लाठी डंडों और धारदार हथियार लेकर के पीड़ित के घर में घुस आए और पीड़ित मदन लाल की जमकर पिटाई की गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी वहां से फरार हो गए और वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मामला कुछ नहीं था, पापा को आकर मारने लगे। पहले किवाड़ लगाई हमारी, इन्हों को ये नहीं पता था कि दूसरा भी दरवाजा है। पहले यहाँ से ले जाकर मेरे पापा को यहाँ पर दे। पापा ने ये कहा क्या बात है, क्या बात है। आए ये बोला मदन तेरा तो खेल खत्म, यो बोल के पापा ने कहा क्या बात है, कुछ बात भी है, तेरा तो खेल खत्म। पहले उन्होंने मारा है, ऐसे करके पापा के मार रहे। फिर जब हम निकल के आए हमें लगा मेरा भाई है कि कुत्ता मार रहा है। पंजाब के फाजिलका जिले के साथ लगते पंजाब राजस्थान सरहद पर पंजाब पुलिस ने पक्के तौर पर नाकाबंदी कर दी है, जिसमें नाके पर तैनात पुलिसकर्मी ट्रक ड्राइवर से पैसे ले रहा है और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और इस वीडियो के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने इस मामले में उक्त कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसपी का कहना है कि होमगार्ड का कर्मचारी होने के चलते इनके कमांडेंट को लिखित में भेज दिया गया है और एक्शन लेते हुए कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। फाजिलका पुलिस ਵੱਲੋਂ जी ਗੁਮਜਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ PHG ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਿਵਾਸ ਚੰਦਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ FIR ਨੰਬਰ 128 713-2 PC ਐਕਟ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। पंजाब के जालंधर में जिला प्रशासन की ओर से ऑल इवन का सिस्टम जारी किया हुआ है, जिसका विरोध दुकानदार लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ऑल इवन सिस्टम की जगह पूर्णतः लॉकडाउन कर दे, ताकि दुकानदार और ग्राहक इस तरह से परेशान होने की जगह घर बैठकर कोरोना की चेन को तोड़ने में भागीदार बने। और वहीं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन के प्रधान बलजीत सिंह आहलूवालिया ने कहा है कि वो सरकार के इस ऑड इवन सिस्टम के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों से भी इस बाबत बात की जा चुकी है। उनका कहना है कि दुकानें रोजाना खोली जाएं, चाहे इस समय में और कमी कर दी जाए।
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਖੁੱਲੀ ਬੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਮਾਨ ਲੈਣ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6-7 ਕਸਟਮਰ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕਿਹੜੇ 2-3 ਗਾਹਕ ਮਿਲਣੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ दुकानदारी कर सकिए। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल में पहुंचे और अस्पताल में एमआरआई करवाने के बाद गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल वो रेफर कर दिए गए। वहीं पंचकूला के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सरोज ने यह बताया है कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को उपचार के लिए मेदांता रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है और ऐसे में एहतियातन सभी सदस्यों की कोरोना जांच करवाई गई है। विधानसभा के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी भी कोरोना की जांच करवाई गई है। ऐसे में कई अधिकारी कर्मचारियों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन विधानसभा के स्पीकर समेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कई विधानसभा के सदस्यों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। लेकिन ऐसे में अब एहतियात के तौर पर विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले वो अपने घर पर ही आइसोलेट थे, लेकिन उसके बाद जब वो जांच करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, उसके बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल के लिए यहां से रेफर कर दिया गया। तो उनका आज हमने यहाँ पे सीटी स्कैन हुआ था, लंग्स के अंदर थोड़ा सा लगा कि पैच है, तो उनको अभी हमने यहाँ से शिफ्ट किया है मेदांता हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ ट्रीटमेंट होगा अब इनका? हाँ जी बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हालत सही है अभी इनकी? बिल्कुल बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल स्थिर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के पटियाला में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल डिपो की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। यहाँ तक कि मीडिया कर्मी जब कवरेज करने लगे तो उनके कवरेज करने से भी उनको रोका गया और डिपो होल्डर ने मीडिया कर्मियों के साथ भी बदतमीजी यहाँ पर की है। वहीं सारी घटना कैमरे में कैद हो गई है। गलत काम किया जी। कोरोना की महामारी इन्नी गलत चल रही है, इन्नी दुनिया मर रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल घट्टो घट्ट 6 फुट का रखना चाहिए टेंस। जिस तरह भीड़ हुई है कि लगता है इन्होंने कार्रवाई होनी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए जी कार्रवाई। नहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो जेड़ आई थी, जरूर कार्रवाई चाहिए जी, सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी। मतलब कि जिस तरह इकट्ठ किया पे लगता कि कोरोना दूर होएगा? ना जी ना, तो होर भयानक मरनगे लोग। जिस तरह सरकारी बंदे हैं आप ही गलत काम कर रहे हैं जी। पर्चा बनता है ना? बिल्कुल पर्चा।
भारी बरसात का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। धौलपुर के काली सिंध बांध से 3 लाख क्यूसेक और कोटा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने निचले इलाकों और गांवों को अलर्ट भी वहां पर घोषित कर दिया है। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर और बारिश के कारण जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सभी आला अधिकारियों सहित आमजन को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और मुस्तैद है। इनमें 3 लाख से करीब पानी छोड़ा गया है और इसके अलावा कोटा बैराज के गेट से भी छोड़ा गया है। तो इसकी वजह से धौलपुर में जो 182 मीटर का गेज था वो बढ़कर आज सुबह तक 131.50 हो गया है। धौलपुर के करीब 69 गाँव हैं जो कि 145 किलोमीटर की रेंज में चंबल के किनारे बसे हुए हैं। सभी कल हमने मीटिंग भी ली और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अपने जाने के लिए आग्रह किया है कि वो जल स्तर पर निगाह रखें और जब पानी का स्तर बढ़े और आबादी क्षेत्र की तरफ मुखातिब हो तो अपने स्थानों पर जाए। करनाल में दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। अस्पताल के बाहर से चोर बड़ी चालाकी से बाइक लेकर फरार हो गया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। देखना यह होगा कि रोजाना बढ़ रही चोरियों पर पुलिस कब तक लगाम लगा पाती है। डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए मैंने आगे स्लिप बनवाई। डॉक्टर साहब को 5 बजे आना था, इतनी देर मैंने उनका वेट किया। जब दिखाने के बाद मैं बाहर गया तो इतनी देर में देखा तो वहाँ बाइक ही नहीं। वो बाइक लेके साथ में चाबी मेरे पास ही है, लॉक लगी हुई थी, आरसी मेरे साथ पास में ही है। तो सीसीटीवी में आई है? हाँ, सीसीटीवी में आपके सामने ही है जो आया हुआ है। बाइक का नंबर क्या था? बाइक का नंबर HL05AM812। युवाओं का रुझान अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार भी कृषि क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करने के लिए कार्य कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। एक टेस्ट लैब सेंटर में एक असिस्टेंट के रूप में काम करने वाले डॉक्टर मुजामिल ने एक नई तकनीक का विकास किया है और इस मशीन से किसानों को अनाज निकालने में आसानी होगी। डिफरेंट है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग। इसमें सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, जो भी एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग्स है वो इसमें आ जाती है। तो आपको क्या मिलता है? यू बिकेम द मास्टर ऑफ ऑल। तो आपको फोकस एक जगह नहीं रखना पड़ा। बिफोर ज्वाइनिंग हियर एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं एज साइंटिस्ट ज्वाइन किया था एट नारम, जो कि एक ट्रेनिंग एकेडमी है हैदराबाद में। इसकी कोई पर्टिकुलर वजह? इनिशियली देखा जाए तो मेरा भी यही फोकस था कि मैं मेडिकल में जाऊँ एंड आई क्वालिफाइड। AIEEE का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया था, जहाँ पे मुझे NIT में सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली थी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आया स्कॉस में तो मुझे पता चला कि इस इंजीनियरिंग में, जैसा कि मैंने बोला, कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स है। तो अगर आप देखा जाए वो कन्वेंशनल मेडिकल की तरफ जाना या वेटरनरी की तरफ जाना, उसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस फील्ड को देखा जाए तो ये बिल्कुल नया ही है और इसमें आपको एक्सपोजर मिलता है। जो भी फार्मिंग एक्टिविटी होती है, फ्रॉम मशीनरी जो आप यूज़ करते हैं, इरिगेशन में जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग में जो आप करते हैं, या रिन्यूएबल सेक्टर में आप जो यूज़ करते हैं, वो सारी आप इसी में एक में पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आई डोंट थिंक उसमें कुछ मिलने वाला है। हमें डिफरेंट फील्ड्स चूज़ करनी चाहिए ताकि हर कोई सेक्टर हमारा इंप्रूव हो सके। जैसे हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो तो बढ़ चुका है, किसी लेवल पे पहुंच चुका है। इस फील्ड में अगर हम आएंगे, हम यहाँ पे बहुत इंप्रूव। और किसी ने बोला है कि अगर किसी भी नेशन को सर्वाइव करना है तो एग्रीकल्चर बैकबोन है। तो अगर हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्चुअली हम नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। 26 अगस्त से शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र के लिए 40 विधायकों का चयन हुआ है और एक दिन में 20 विधायकों के सवाल सुने जाएंगे। ऐसे में टोहाना विधानसभा को लेकर के 14 सवालों का चयन विधायक देवेंद्र सिंह बबली की ओर से किया गया है, लेकिन कोरोना संकट के चलते इस बार सवालों को कम कर दिया गया है। इस बारे में विधायक का कहना है कि उनके सवालों में टोहाना के सरकारी अस्पताल का आधुनिकीकरण, जल भराव की समस्या, बिजली विभाग की समस्या, शिक्षा में स्कूलों के सुधारीकरण के मुद्दे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया है कि समय की पाबंदी के चलते कम ही सवाल लगे हैं, जिसमें से हमारा एक सवाल लगा है। और इसके अलावा भी टोहाना बस स्टैंड के मामले को लेकर के परिवहन मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से बात चलती रहती है। बस इसमें सवाल तो सारे इम्पोर्टेंट हैं और जन सुविधा के लिए ज़रूरी भी हैं, लेकिन वो समय की पाबंदी होने की वजह से
सिर्फ 2 ही दिन मेरे ख्याल से सत्र चलेगा ये, और कोविड की वजह से ड्रा सिस्टम से मेरे ख्याल से जो नोटिस में मेरे आया अभी तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। 40-50 क्वेश्चन जिन विधायकों के लगे हैं, विधानसभा के लगे हैं, इनमें से एक हमारा भी लगा। तो इसके अलावा भी आपकी कोशिश रहेगी कि बाद में उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर इन समस्याओं को हाँ, वो तो हम पिछले दिनों भी गए थे जब हमारी विधानसभा कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उस दौरान भी जितने मंत्री विभाग से संबंधित मंत्री हैं, पिछले दिनों भी मैं अनिल विज साहब से, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बस स्टैंड के मुद्दे को लेकर, हमारे कृषि मंत्री से अपनी मंडी के मुद्दे को लेकर, और मुख्यमंत्री जो दिल्ली चले गए तो वहाँ मिलना जुलना तो रहता है। अभी शहर की डेवलपमेंट कैसे हो सके, जो पेंडिंग काम है उनको सुचारू रूप से कैसे कराया जा सके, ये प्रयास रहता है हमारा। तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी मुद्दे हैं आपके रह गए हैं सवाल बनने से, तो उनके लिए क्या करेंगे फिर? देखिए, वो फिर विभाग के मंत्री या मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लेके आएंगे ताकि उन पर कार्रवाई शुरू हो सके और शहर में तरक्की और डेवलपमेंट हो सके। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। दरअसल मौसम विभाग ने अपने ऑल इंडिया वेदर वार्निंग बुलेटिन में इस बात की जानकारी दी है। मौसम विभाग की माने तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उसके आस पड़ोस में कम दबाव के क्षेत्र हैं, जहां पर अगले 24 घंटों में बारिश हो सकती है। तो लगातार देश भर के कई हिस्सों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड में बारिश की संभावना जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और जिस तरीके से मौसम लगातार करवटें बदल रहा है, उसके चलते लगातार नदी नालों में भी उफान है और जहां जहां पर नदी नालों में जो डेंजर जोन है उससे ऊपर जहां पानी जा चुका है, तो वहां पर निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। और जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से नदी नालों में जहां जहां उफान देखने को मिल रहा है, वहां पर निचले इलाकों के लोगों को अलर्ट जारी किया जा रहा है। और अगर वहां पर ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि वहां पर जल भराव की समस्या ना हो, तो वहां से लोगों को निकालने का भी काम किया जा रहा है। यूपी के कानपुर में पुलिस लाइन में बैरक की छत गिरने से कई सिपाहियों के दबने का मामला सामने आया है। दरअसल मौके पर एक सिपाही को गंभीर हालत में निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया है। वहीं एक सिपाही की इलाज के दौरान मौत हो गई है और अन्य 2 सिपाहियों का इलाज जारी है। साथ ही मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है और कई लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। दुर्घटना हुई है यहाँ, जिसमें एक हमारी बैरक की जो सामने वाला बरामदा होता है उसकी एक छत जो है पार्शियली गिर गई है, जिसके कारण हमारे 3 साथी जो सीरियसली इंजर्ड थे उनमें 2 आउट ऑफ डेंजर हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। जो अरविंद हमारा साथी है तो हमारे साथ नहीं रहा है। हमारा प्रयास है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन हमारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है कि अब और कोई दबा हुआ नीचे नहीं होगा। जो माइनर कोई इंजर्ड है उनको हम अलग से फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और आधा पौना घंटा चलेगा। पिछले 3 घंटे से लगातार चल रहा था। जो साथी हमारा अभी नहीं रहा है उसके परिवार के साथ हमारी बिल्कुल बहुत सहानुभूति है और हम प्रॉपर सम्मान के साथ उसके फाइनल राइट्स करेंगे और जो भी सहायता उसके परिवार को लीगली पॉसिबल है वो तो हम करेंगे। उससे बढ़ के हम लोग एक पुलिस परिवार की तरह भी उसके परिवार की तरह। सर, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें लगाई गई? देखिए, यहाँ पुलिस की टीमें तो नहीं हैं, पुलिस के अलावा JCBs भी नगर निगम से मंगवाई गई हैं, हेल्थ की भी टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, फायर सर्विस की भी टीम है। सभी लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फाइनली। हिमाचल के कुल्लू में काजा उपमंडल के तहत चंद्रताल झील में डूबे युवक का शव रेस्क्यू किया गया। वहीं BBMB के वरिष्ठ गोताखोर बीरबल सिंह की अगुवाई में जांच सदस्य की टीम ने रेस्क्यू का काम शुरू किया था और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू के लिए गोताखोरों का दल वहां पर पहुंचा और वहीं SDM ने यह बताया कि शव को रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। तो झील में युवक के डूबने से वहां पर सनसनी फैल गई और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, कई गोताखोरों को भी बुलाया गया और डूबे हुए युवक के शव का रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने उसका पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से एक झील में ये युवक डूबा, उसको निकालने के लिए
जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था और वहां पर रेस्क्यू की टीम को बुलाया गया और कई गोताखोरों को बुलाकर के युवक को डूबे हुए युवक को झील से निकालने का काम किया गया और रेस्क्यू के बाद युवक का पोस्टमार्टम करवाया गया। यूपी के वाराणसी में कोरोना मरीज युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अब इस घटना से न केवल अस्पताल प्रबंधन बल्कि सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल मृतक को कोरोना था और BHU सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो 2 दिन से लापता था और पुलिस ने गुमशुदगी लिखने के बाद खोजबीन उसकी जारी रखी थी। लेकिन मरीज का शव जो है वो अस्पताल के नाले के पास मिला है, जिससे परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।